कभी कभी हमारे जीवन में कोई ऐसा आता है जो हमें बिना कहे सिखा जाता है कि सच्चाई क्या होती है। इस अध्याय में गांधी जी याद करते हैं नारायण हेमचंद्र नाम के एक साधारण युवक को, जिसकी स्पष्टता, साहस और सत्य के प्रति निष्ठा ने गांधी जी को गहराई तक प्रभावित किया। यह कहानी है एक ऐसे मित्र की जिसने न सिर्फ गांधी जी को इंसान की असली ताकत दिखाई, बल्कि यह भी सिखाया कि ईमानदारी दिखावे से बड़ी होती है। जानिए कैसे एक छोटा सा अनुभव बन गया गांधी जी के जीवन का आदर्श उदाहरण। अध्याय 22, नारायण हेमचंद्र। इन्हीं दिनों नारायण हेमचंद्र विलायत आए थे। लेखक के रूप में मैंने उनका नाम सुन रखा था। मैं उनसे नेशनल इंडियन एसोसिएशन की मिस मैनिंग के घर मिला। मिस मैनिंग जानती थीं कि मैं सबके साथ हिल मिल नहीं पाता। जब मैं उनके घर जाता तो मुंह बंद करके बैठा रहती। कोई बुलवाता तभी बोलता। उन्होंने नारायण हेमचंद्र से मेरी पहचान कराई। नारायण हेमचंद्र अंग्रेजी नहीं जानते थे। उनकी पोशाक अजीब थी। बेडौल पतलून पहने हुए थे। ऊपर सिकुड़नों वाला, गले पर मैला बादामी रंग का कोट था। नेकटाई या कॉलर नहीं थे। कोट पारसी तर्ज का पर बेढूंगा था। सिर पर ऊन की गूंथी हुई झब्बेदार टोपी थी। उन्होंने लंबी दाढ़ी बढ़ा रखी थी। कद इकहरा और ठिंगना कहा जा सकता था। मुंह पर चेचक के दाग थे। चेहरा गोल, नाक न नुकीली न छपटी। दाढ़ी पर उनका हाथ फिरता रहता। सारे सजे धजे लोगों के बीच नारायण हेमचंद्र विचित्र लगते थे और सबसे अलग पड़ जाते थे। मैंने आपका नाम बहुत सुना है। आपके कुछ लेख भी पढ़े हैं। क्या आप मेरे घर पधारेंगे? नारायण हेमचंद्र की आवाज कुछ मोटी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप कहां रहते हैं? स्टोर स्ट्रीट में। तब तो हम पड़ोसी हैं। मुझे अंग्रेजी सीखनी है। आप मुझे सिखाएंगे? मैंने उत्तर दिया, अगर मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। मैं अपनी शक्ति भर प्रयत्न अवश्य करूंगा। आप कहें तो आपके स्थान पर आ जाया करूं। नहीं नहीं, मैं ही आपके घर आऊंगा। मेरे पास पाठमाला है, उसे लेता आऊंगा। हमने समय निश्चित किया। हमारे बीच मजबूत स्नेह गांठ बंध गई। नारायण हेमचंद्र को व्याकरण बिल्कुल नहीं आता था। वे घोड़ा को क्रियापद बना देते और दौड़ना को संज्ञा। ऐसे मनोरंजक उदाहरण तो मुझे कई याद हैं। पर नारायण हेमचंद्र तो मुझे घोंट कर पी जाने वालों में थे। व्याकरण के मेरे साधारण ज्ञान से मुग्ध होने वाले नहीं थे। व्याकरण न जानने की उन्हें कोई शर्म ही नहीं थी। तुम्हारी तरह मैं किसी स्कूल में नहीं पढ़ा हूं। अपने विचार प्रकट करने में मुझे व्याकरण की आवश्यकता मालूम नहीं हुई। बोलो, तुम बंगला जानते हो? मैं तो बंगला जानता हूं। मैं बंगाल में घूमा हूं। महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर की पुस्तकों के अनुवाद गुजराती जनता को मैंने ही दिए हैं। मैं गुजराती जनता को कई भाषाओं के अनुवाद देना चाहता हूं। अनुवाद करते समय मैं शब्दार्थ से नहीं चिपकता। भावार्थ देकर संतोष मान लेता हूं। मेरे बाद दूसरे भले ही अधिक देते रहें। मैं बिना व्याकरण के भी मराठी जानता हूं, हिंदी जानता हूं और अब अंग्रेजी भी जानने लगा हूं। मुझे तो शब्द भंडार चाहिए। तुम यह न समझो कि अकेली अंग्रेजी से मुझे संतोष हो जाएगा। मुझे फ्रांस जाना है और फ्रेंच भी सीख लेनी है। मैं जानता हूं कि फ्रेंच साहित्य विशाल है। संभव हुआ तो मैं जर्मनी भी जाऊंगा और जर्मन भाषा सीख लूंगा। नारायण हेमचंद्र की वाग्धारा इस प्रकार चलती ही रही। भाषाएं सीखने और यात्रा करने के उनके लोभ की कोई सीमा न थी। तब आप अमेरिका तो जरूर ही जाएंगे। जरूर। उस नई दुनिया को देखे बिना मैं वापस कैसे लौट सकता हूं? पर आपके पास इतने पैसे कहां हैं? मुझे पैसों से क्या मतलब? मुझे कौन तुम्हारी तरह टीम टाइम से रहना है? मेरा खाना कितना है और पहनना कितना है? अपनी पुस्तकों से मुझे जो थोड़ा मिलता है और मित्र जो थोड़ा देते हैं, वह काफी हो जाता है। मैं तो सब कहीं तीसरे दर्जे में ही जाता हूं। अमेरिका डेक में जाऊंगा। नारायण हेमचंद्र की सादगी तो उनकी अपनी ही चीज थी। उनकी निखालिसता भी वैसी ही थी। अभिमान उन्हें छू तक नहीं गया था,
लेकिन लेखक के रूप में अपनी शक्ति पर उन्हें आवश्यकता से अधिक विश्वास था। हम रोज मिला करते थे। हम में विचार और आचार की पर्याप्त समानता थी। दोनों अन्नाहारी थे। दोपहर का भोजन अक्सर साथ ही करते थे। यह मेरा वह समय था जब मैं हफ्ते के 17 शिलिंग में अपना निर्वाह करता और हाथ से भोजन बनाता था। कभी मैं उनके मुकाम पर जाता तो किसी दिन वे मेरे घर आते थे। मैं अंग्रेजी ढंग की रसोई बनाता था। उन्हें देशी ढंग के बिना संतोष ही न होता था। दाल तो होनी ही चाहिए। मैं गाजर वगैरह का झोल सूप बनाता तो इसके लिए वे मुझ पर तरस खाते। वे कहीं से मूंग खोज कर ले आए थे। एक दिन मेरे लिए मूंग पकाकर लाए और मैंने उन्हें बड़े चाव से खाया। फिर तो लेन देन का हमारा यह व्यवहार बढ़ा। मैं अपने बनाए पदार्थ उन्हें चखाता और वे अपनी चीजें मुझे चखाते। उन दिनों कार्डिनल मैनिंग का नाम सबकी जबान पर था। डक के मजदूरों की हड़ताल थी। जॉन बर्न्स और कार्डिनल मैनिंग के प्रयत्न से हड़ताल जल्दी ही खुल गई। कार्डिनल मैनिंग की सादगी के बारे में डिज़राएली ने जो लिखा था सो मैंने नारायण हेमचंद्र को सुनाया। तब तो मुझे इन साधु पुरुष से मिलना चाहिए। वे बहुत बड़े आदमी हैं, आप कैसे मिलेंगे? जैसे मैं बतलाता हूं, तुम मेरे नाम से उन्हें पत्र लिखो, परिचय दो कि मैं लेखक हूं और उनके परोपकार के कार्य का अभिनंदन करने के लिए स्वयं उनसे मिलना चाहता हूं। यह भी लिखो कि मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आता, इसीलिए मुझे तुमको दुभाषीय के रूप में ले जाना होगा। मैंने इस तरह का पत्र लिखा। 2-3 दिन में कार्डिनल मैनिंग का जवाब एक कार्ड में आया। उन्होंने मिलने का समय दिया था। हम दोनों गए। मैंने प्रथा के अनुसार मुलाकाती पोशाक पहन ली थी, पर नारायण हेमचंद्र तो जैसे रहते थे वैसे ही रहे। वही कोट और वही पतलून। मैंने मजाक किया, मेरी बात को उन्होंने हंसकर उड़ा दिया और बोले, तुम सभ्य लोग सब डरपोक हो। महापुरुष किसी की पोशाक नहीं देखते, वे तो उसका दिल परखते हैं। हमने कार्डिनल के महल में प्रवेश किया। घर महल ही था। हमारे बैठते ही एक बहुत दुबले पतले बूढ़े ऊंचे पुरुष ने प्रवेश किया। हम दोनों के साथ हाथ मिलाए। नारायण हेमचंद्र का स्वागत किया। मैं आपका समय नहीं लूंगा। मैंने आपके बारे में सुना था। हड़ताल में आपने जो काम किया उसके लिए आपका उपकार मानना चाहता हूं। संसार के साधु पुरुषों के दर्शन करने का मेरा नियम है, इस कारण मैंने आपको इतना कष्ट दिया। नारायण हेमचंद्र ने मुझसे कहा कि मैं इन वाक्यों का उल्था कर दूं। आपके आने से मुझे खुशी हुई है। आशा है यहां आप सुखपूर्वक रहेंगे और यहां के लोगों का परिचय प्राप्त करेंगे। ईश्वर आपका कल्याण करे। यह कहकर कार्डिनल खड़े हो गए। एक बार नारायण हेमचंद्र मेरे यहां धोती कुर्ता पहनकर आए। भली घर मालकिन ने दरवाजा खोला और उन्हें देखकर डर गई। मेरे पास आकर, पाठकों को याद होगा कि मैं अपने घर तो बदलता ही रहता था, इसीलिए यह मालकिन नारायण हेमचंद्र को नहीं जानती थी। बोली, कोई पागल सा आदमी तुमसे मिलना चाहता है। मैं दरवाजे पर गया तो नारायण हेमचंद्र को खड़ा पाया। मैं दंग यह गया, पर उनके मुंह पर तो सदा की हंसी के सिवा और कुछ न था। क्या लड़कों ने आपको तंग नहीं किया? जवाब में वे बोले। मेरे पीछे दौड़ते रहे। मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, इसीलिए वे चुप हो गए। नारायण हेमचंद्र कुछ महीने विलायत रहकर पेरिस गए। वहां फ्रेंच का अध्ययन शुरू किया और फ्रेंच पुस्तकों का अनुवाद करने लगे। उनके अनुवाद को जांचने लायक फ्रेंच मैं जानता था, इसीलिए उन्होंने उसे देख जाने को कहा। मैंने देखा कि वह अनुवाद नहीं था, केवल भावार्थ था। आखिर उन्होंने अमेरिका जाने का अपना निश्चय पूरा किया। बड़ी मुश्किल से डेक का या तीसरे दर्जे का टिकट पा सके थे। अमेरिका में धोती कुर्ता पहनकर निकलने के कारण असभ्य पोशाक पहनने के अपराध में वे पकड़ लिए गए थे। तो मुझे याद पड़ता है कि बाद में वे छूट गए थे। तो दोस्तों, ये था अध्याय 22, नारायण हेमचंद्र। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सच्चाई और ईमानदारी ने गांधी जी को जीवन भर के लिए प्रेरणा दी। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति रहा है
जिसने बिना बोले आपको बदल दिया हो। और हां, ऐसे ही और एपिसोड्स के लिए द भारत डायलॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय हिंद।